हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 12 फिजिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आजकल हम क्लास 12 फिजिक्स का थर्ड चैप्टर कर रहे हैं। इसके पहले हमने 2 लेक्चर कंप्लीट किए हैं और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है आवेश वाहकों की गतिशीलता का। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा इस लेक्चर का। और इससे पहले जो 2 वीडियोज़ हमने डाली हैं, यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लीजिए ताकि आगे के टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। ठीक है, तो सॉरी फॉर द लेट दिस वीडियो। यह वीडियो काफ़ी दिनों के बाद हम इस चैनल पर अपलोड करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ कोऑपरेट करें। यदि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। इस बीच में हम वीडियोज़ नहीं डाल पाए, इसके पीछे एक कारण है कि हम स्कूल टीचिंग करते हैं, मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं, तो हम इस बीच आप लोगों को वीडियोज़ नहीं दे पाए समय कम मिल पाने के कारण। इसलिए आज ये हम अपना नया लेक्चर लेकर आए हैं और इसका फर्स्ट टॉपिक हमारा है आवेश वाहकों की गतिशीलता, जिसे हम इंग्लिश में मोबिलिटी ऑफ चार्जेस कैरियर। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है और इसे आज करेंगे। काफ़ी खूबसूरत सा टॉपिक होगा और बहुत ईजिली मैं इसे समझाऊंगा, जो कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। यस, माय नेम इज सूरज मौर्य एंड यू आर वाचिंग मी ऑन विजन साइंस। लेट स्टार्ट दिस लेक्चर। तो यहाँ पर आप लोगों को ये समझना होगा आवेश वाहकों की गतिशीलता आखिर है क्या। गतिशीलता का अर्थ है कि आवेश जहाँ पर चलते हैं उनकी गतिशीलता क्या है, मतलब गति कितने वेग से करते हैं और गति जो होता है वो किन किन बातों पर डिपेंड करती है। आप जानते हैं जो भी चालक होते हैं उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वह जिस वेग से चलते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग। और अनुगमन वेग हम पीछे के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जो किसी चालक में अनुगमन वेग होता है आवेश का, यानी आवेश वाहकों का जो अनुगमन वेग Vd होता है, ये अनुक्रमानुपाती होता है चालक के सिरों पर लगाए गए विद्युत क्षेत्र के। यानी आप इसकी परिभाषा दे सकते हैं। देखिए, हम आपको PDF लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से जाकर आप नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा, लेकिन पहले टॉपिक को यहाँ पर समझ लीजिए। ठीक है, यानी किसी चालक में आवेशों का अनुगमन वेग चालक के सिरों पर लगाए गए विद्युत क्षेत्र के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अब आप जानते हैं कि अनुक्रमानुपाती का जो निशान है वो यदि हटा दें, यानी बराबर लगाते हैं, तो कोई ना कोई कांस्टेंट ले आते हैं। यहाँ पर जो कांस्टेंट होगा वो म्यू के बराबर होगा। क्या होगा बेटा, म्यू होगा। ठीक है, म्यू होगा और इनटू क्या हो जाएगा, ई। यहाँ पर लिखेंगे जहाँ म्यू एक नियतांक है, म्यू एक नियतांक है। ठीक है, कांस्टेंट है जिसे आवेश वाहकों की गतिशीलता कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। ठीक है, ये हमारा। अब गतिशीलता जो ये है म्यू, इसे कैसे हम डिफाइंड करेंगे। आप देखिए, ई को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो ये म्यू बराबर आपका हो जाएगा Vd अपॉन क्या हो जाएगा, E। इस तरह से हो जाएगा। अब अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर आपको यहाँ पर डेफिनेशन देनी हो तो आप कैसे करेंगे। डेफिनेशन यहाँ पर लिखेंगे परिभाषा, है ना। तो परिभाषा कैसे डिफाइंड करेंगे, ये बहुत ही इजी होगा। देखिए, ये हमारा क्या है, आवेश वाहकों की गतिशीलता है और ये क्या है, अनुगमन वेग है और ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है। तो आप कहेंगे किसी चालक में आवेश वाहकों के अनुगमन वेग तथा विद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं, यानी आवेश वाहकों की गतिशीलता। एक बार हम फिर से रिवाइज कर दें, किसी चालक के आवेश का अनुगमन वेग तथा विद्युत क्षेत्र के अनुपात को आवेश वाहकों की गतिशीलता कहते हैं। तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसका अगर मात्रक की बात करें, क्या बात करेंगे, मात्रक। तो मात्रक क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये है हमारा वेग। क्या है, वेग है। तो वेग को आप जानते हैं किससे डिफाइंड करते हैं, वेग का जो मात्रक होता है
वो होता है मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। अब आप जानते हैं ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र E बराबर V के भी होता है, तो ये क्या होता है? वोल्ट में नापा जाता है। किस में? वोल्ट में। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं वोल्ट प्रति मीटर। क्या हो जाएगा? वोल्ट प्रति मीटर। अब अगर इसे सॉल्व कर लें तो यम ऊपर जाएगा, यानी मीटर मीटर में जब जाकर गुणा होगा ये हमारा हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर क्या हो जाएगा? वोल्ट सेकंड। ठीक है, वोल्ट सेकंड हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से हम इसके मात्रा को समझ सकते हैं और ये इसकी परिभाषा दे सकते हैं। अब यहाँ पर हम समझते हैं, यहाँ पर कुछ और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अब हम अगर गतिशीलता को और किसी फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। देखिए जो ये VD है, VD यानी अनुगमन वेग का जो फॉर्मूला था वो आपको बताया गया। आप याद करेंगे तो चूंकि लिखेंगे VD बराबर होता है स्मॉल e यानी आवेश इंटू क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र, और साथ में होता है श्रांति काल, और अपॉन में क्या होता है? m क्या है? द्रव्यमान है। ठीक है, तो अगर यह VD का मान क्या करें? इस वाले समीकरण में भर दें। आप चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में ये मान भर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा म्यू इज इक्वल टू VD की जगह पर हम भरेंगे E इंटू कैपिटल E, और यहाँ पर श्रांति काल टॉर्क हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा? m पहले से है, m ये वाला रखेंगे, और एक E पहले से है तो यहाँ पर हम E रख देंगे। E से E कैंसिल हो जाएगा तो म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा E टार्क अपॉन क्या हो जाएगा? m। तो इस तरह से हम एक बात इससे समझते हैं कि जो आवेश वाहकों की गतिशीलता है वो वैद्युत क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बात किस पर निर्भर करती है इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप चाहे तो लिख सकते हैं गतिशीलता, कंप्लीटली आप नोट्स में देख लेंगे। गतिशीलता यानी आवेश वाहकों की गतिशीलता वैद्युत क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, निर्भर नहीं करती। अब किस पर निर्भर करेगा? ये आवेश पर और द्रव्यमान पर, और साथ में कि क्या होगा? ये श्रांति काल है हमारा। तो इस तरह से ये चीज़ आवेश और उसके द्रव्यमान तथा श्रांति काल पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पर अब एक चीज़ और देखेंगे, ये भी देखिए आवेश भी कांस्टेंट मान लें अगर, और द्रव्यमान भी कांस्टेंट मान लें। यहाँ पर एक अगला टॉपिक एक हेडिंग बना लेंगे, गतिशीलता पर ताप का प्रभाव। गतिशीलता यानी आवेश वाहकों की गतिशीलता पर ताप का प्रभाव। ठीक है, ये प्रभाव होगा यानी इफेक्ट ऑफ हीट ऑन मोबिलिटी। ठीक है, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन मोबिलिटी। तो इसमें क्या होगा? यहाँ पर देखिए ये आप देख रहे हैं, चूँकि ऐसे लिखेंगे, चूँकि म्यू इज इक्वल टू होता है E इंटू टॉर्क और अपॉन में क्या हो जाएगा? m। अब अगर ये दोनों चीज़ें हम कांस्टेंट मान लें तो म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? टॉर्क के। अब इससे क्या समझ में आता है कि जो आवेश वाहकों की गतिशीलता है वो श्रांति काल पर निर्भर करती है। अब ये श्रांति काल क्या होता है? जैसे कि हमने आप लोगों को पहले समझाया था कि जब आवेश जो होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन वो चालक में क्या होते हैं? अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। ये चीज़ हमने आप लोगों को बताया है। मान लो ये यहाँ से टकराया, यहाँ गया, फिर ऐसे जिगजैग मोशन में गति करते हैं, तो ये आपस में टकराते हैं। और किन्हीं दो टक्करों के बीच के समय अंतराल को ही हम क्या कहते थे? श्रांति काल कहते थे। यदि आप ताप बढ़ा देंगे, ठीक है, जो यदि आपने ताप बढ़ा दिया तो क्या होगा? इस आवेश वाहकों की टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी, तेज हो जाएंगे। यानी जब ताप बढ़ाते हैं तो आवेश क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से गति करने लगते हैं। इससे उनके टक्कर होने का जो टाइम है वो कम हो जाएगा, यानी
टक्कर तेजी से लगाएंगे यानी श्रांति काल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम, भाई कम ही रिलैक्स कर पाएंगे ना जब तेजी से गति करने लगेंगे, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, कम हो जाता है। अर्थात ताप बढ़ने से श्रांति काल क्या होता है, घट जाएगा। और श्रांति काल अनुक्रमानुपाती है किसके, गतिशीलता के। तो हम कह सकते हैं कि ताप वृद्धि करने पर आवेश वाहकों की गतिशीलता क्या होती है, घट जाती है। देखिए ये श्रांति काल घटेगा तो ये भी घट जाएगा क्योंकि ये इसके अनुक्रमानुपाती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ताप बढ़ाने पर, क्या, ताप बढ़ाने पर गतिशीलता, है ना, गतिशीलता घटती है। आवेश वाहकों की गतिशीलता क्या होती है, घट जाती है या घटती है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस टॉपिक को समझ सकते हैं। काफ़ी इजी टॉपिक है, आपको समझ में भी आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि कोई भी डाउट रहे तो उसे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप तब तक लीजिए इसका एक स्क्रीनशॉट, फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको हम इंग्लिश में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो इस टॉपिक को समझेंगे। हमें पता है यदि किसी चालक के सिरों पर विभवांतर स्थापित किया जाता है तो उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, ये चीज़ हमें पता है। तो किसी चालक के, देखिए विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, किसी चालक के एकांक बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र तथा उसके धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप इस स्टेटमेंट को, इस परिभाषा को यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान देंगे। एक बार फिर से हम बोलेंगे, अब चाहे तो वीडियो को रिवर्स करके देख भी सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से हम यहाँ पर रिकॉल करें। देखिए जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर स्थापित किया जाता है तो चालक में क्या होती है, धारा बहने लगती है। और किसी चालक के एकांक बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E तथा उस बिंदु पर धारा घनत्व के अनुपात को, धारा घनत्व को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, J से। यानी वैद्युत क्षेत्र, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे E से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पर आप लिख भी लेंगे, इसे E से रिप्रेजेंट करते हैं। E इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल E अपॉन क्या हो जाएगा, J। ये कैपिटल E क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, और ये J क्या है, धारा घनत्व है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, चूंकि हमको पता है कि E इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है V अपॉन L, और धारा घनत्व यानी करंट डेंसिटी, धारा घनत्व J बराबर होता है I अपॉन क्या होता है, A होता है। अब अगर इन दोनों मानों को इसमें रख दें तो ये E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा V अपॉन क्या हुआ, L हुआ, और इसके भी बटे क्या लगा देंगे, ये I अपॉन क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। अब अगर A का गुणा ऊपर हो जाएगा तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं बराबर, ध्यान दीजिए, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A ऊपर गया और ये सब L और I नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं V अपॉन I और इंटू क्या हो जाएगा, A अपॉन L हो जाएगा। अब चूंकि आपको पता है कि V अपॉन I इज इक्वल टू होता है R, तो जहाँ पर V अपॉन I है वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा, यहाँ पर देखेंगे E इज इक्वल टू हो जाएगा R, A अपॉन क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। अब मान लें, चूँकि यदि यहाँ पर कह दें, यदि L बराबर 1 मीटर हो और A बराबर 1 मीटर स्क्वायर हो तो हम कह सकते हैं E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, केवल कैपिटल R आ जाएगा। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, यदि किसी तार की लंबाई क्या हो, 1 हो, और उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, 1 मीटर स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर हो तो
चालक का जो विशिष्ट चालक का जो प्रतिरोध है वही उसका क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। यहाँ पर लिखेंगे, ऐसे लिख लेंगे, एकांक लंबाई तथा एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध को, ऐसे लिख दीजिए, चालक के प्रतिरोध को विशिष्ट, ऐसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये परिभाषा भी हम दे सकते हैं, काफ़ी आसान है। ध्यान दीजिए, हमने क्या लिखा, लंबाई बराबर 1 मीटर और ए बराबर यानी परिच्छेद क्षेत्रफल। आप जानते हैं किसी चालक के लिए जो परिच्छेद क्षेत्रफल होता है ये वाला काट दिखाएगा ना। तो एकांक लंबाई तथा एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल वाले प्रतिरोध को ही हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। तब तक आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, अब इसके बाद हम इसे मिटा देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर समझेंगे विशिष्ट प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। ठीक है, यहीं पर समझ देते हैं विशिष्ट प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। ठीक है, अभी अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा कि E = होता है R, A अपॉन क्या होता है, L होता है। अब चूंकि आपको एक फार्मूला पीछे जब आपने आप लोगों को ओम का नियम बताया था तो वहाँ ये जो R था प्रतिरोध, इसके लिए एक कांस्टेंट बताया था हमने, R = होता है ml अपॉन होता है NE² A इंटू क्या होता है, टार्क होता है ना। अगर यह मान इसमें भर दें तो E = क्या आ जाएगा, ml अपॉन NE² A इंटू टार्क हो जाएगा, और साथ में गुणा है A अपॉन L का, L से L मर जाएगा, A से क्या हो जाएगा, A मर जाएगा, तो E = क्या बचेगा, m अपॉन हो जाएगा NE² और यहाँ पर ये टार्क। अब इसमें हमने अभी अभी पीछे एक चीज़, पिछले टॉपिक में ही एक चीज़ बताया कि जब ताप बढ़ता है तो श्रांति काल क्या होता है, घट जाता है। जब श्रांति काल ये कम होगा तो ये विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अपने स्टेटमेंट में, ताप बढ़ने से, देखिए पूरा डिटेल आपको ऐसे लिखना है, ताप बढ़ने से श्रांति काल घट जाता है जिससे विशिष्ट प्रतिरोध का मान या प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। तो इसे हम एक लाइन में लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, ताप वृद्धि से क्या, ताप वृद्धि से विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, इसी को हम कह सकते हैं प्रतिरोधकता बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ जाती है, चाहे बढ़ती है, कुछ भी लिख लो, एनीथिंग। ठीक है, इस तरह से होता है, यानी ताप जितना है उससे वृद्धि करना है। अब मान लेते हैं यहाँ पर यदि एक फॉर्मूला और यहाँ से डिराइव कर लें हम, यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी चालक का जो प्रतिरोध है वो R0 है। क्या है, R0। यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर चालक का
प्रतिरोध क्या है, R0 है, तथा T डिग्री सेंटीग्रेड पर RT हो जाता है। क्या RT हो जाता है तो एक फॉर्मूला निकलेगा R = R0 और साथ में 1 प्लस अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। ये हमारा एक फॉर्मूला निकलेगा। तो R क्या है, RT लिखेंगे। लास्ट वाला जो प्रतिरोध होगा RT बराबर इनिशियल यानी शुरुआत में जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R0 और कोष्टक में क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा इंटू T। तो ये टेम्परेचर तो आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये अल्फा क्या है, लिखेंगे अल्फा पदार्थ का ताप गुणांक है। पदार्थ का ताप गुणांक है। ठीक है, ये अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होगा, ध्यान रखना है। पदार्थ का ताप गुणांक है। अब आप सोचोगे सर अल्फा का वैल्यू हम कैसे फाइंड कर पाएंगे? तो अल्फा का वैल्यू जब भी आपको न्यूमेरिकल्स दिया जाएगा तो वहाँ पर जिस पदार्थ का वह चालक तार रहेगा उसका आपको ताप गुणांक दे दिया जाएगा। तो आप इजीली इस फॉर्मूले में उसे रख के ज्ञात कर पाएंगे। यदि आपको ताप गुणांक नहीं दिया गया है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप दिया है और T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध दिया है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध और T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध दिया गया है, तो आप अल्फा को फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने इस टॉपिक को भी कवर कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आप इसका ये लीजिए एक स्क्रीनशॉट, फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो ये काफ़ी आसान है, हम आप लोगों को यहाँ पर फॉर्मूला बता दें, उसके बाद आप आसानी से इसे कर पाएंगे। फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला देख लें। फॉर्मूला देखने के बाद आपको इसका जो डेफिनेशन है वो इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, हम देखिए विशिष्ट चालकता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है छोटा सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू होता है 1/E, स्मॉल ई। ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। अब आप आसानी से बता पाएंगे कि जो विशिष्ट चालकता होती है, या फिर ऐसे कहें विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम, देखिए ये क्या है, ई का व्युत्क्रम है, तो हम कह सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। आप ये चीज़ यहाँ पर लिख लेंगे। क्या कह रहे हैं हम, चाहे तो आप लिख भी लीजिए, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता कहते, ठीक है, इसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर ये लिख लें, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। आप जानते हैं कि इसका मात्रक अगर लिखना हो तो लिखेंगे सिग्मा का मात्रक। बहुत आसानी से हम बताएंगे इसे। आप जानते हैं 1/, विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या बताया गया आपको, ओम मीटर ना, ओम मीटर है। अगर आप इसे ऊपर करेंगे तो हो जाएगा ओम इनवर्स और साथ में मीटर इनवर्स। ठीक है, इस तरह से ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए इस पे ताप का प्रभाव क्या होगा, ताप का प्रभाव। तो ताप का प्रभाव क्या था, आपने देखा कि विशिष्ट प्रतिरोध में जब ताप बढ़ाते थे, ध्यान दीजिए, विशिष्ट प्रतिरोध में जब ताप का मान बढ़ाते थे तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या थी, बढ़ जाती थी। ठीक है, इस तरह से अगर ये बढ़ेगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं ताप बढ़ाने पर
विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता बढ़ती है, सॉरी घटती है, घटती है क्योंकि चालकता, विशिष्ट चालकता घटती है क्योंकि प्रतिरोधकता, है ना, आप जानते हैं विशिष्ट प्रतिरोधकता बढ़ती है। ठीक है, जब विशिष्ट प्रतिरोधकता बढ़ेगी तो चालकता घट जाएगी। काफ़ी आसान है, आप इसे इजीली कर सकते हैं। आप इसका लीजिए एक स्क्रीनशॉट, फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब इसके बाद हम सीखेंगे, मिटा दें जी, बिल्कुल मिटा दिया जाए। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में संबंध है। ठीक है, विशिष्ट चालकता, यहाँ पर हमारे मार्कर में जो ये हमारा पेन है वो प्यासा है, ज़रा हम इसको थोड़ा सा इंक पिला दें, है ना, बेचारा बहुत देरी से काम कर रहा है ना, तो थोड़ा सा इसे हम इंक पिला ही देते हैं। नॉर्मली अभी थोड़ा सा ही पढ़ना है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर देखेंगे विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व, धारा घनत्व में संबंध। ठीक है, धारा घनत्व में संबंध, इंग्लिश में बोलेंगे रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड करंट डेंसिटी। ठीक है, लिख सकते हैं आप रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड करंट डेंसिटी। ठीक है, करंट डेंसिटी। तो या फिर ऐसे लिख सकते हैं वी नो दैट हमें पता है कि सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/E होता है। हमें तो यहाँ पर देखिए विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में संबंध दिखाना है, एंड हमें ये भी पता है कि स्मॉल e बराबर होता है कैपिटल E/J, है ना। ये जो विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व के अनुपात के बराबर होता है। ये चीज़ हमने पढ़ा। अब अगर ये वैल्यू इसमें रख दें, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट मान लें, तो यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू 1/ क्या हो जाएगा कैपिटल E अपॉन क्या हो जाएगा J हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा तो सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा J अपॉन क्या हो जाएगा कैपिटल E। ठीक है, J ऊपर जाएगा और ये हो जाएगा आपका कैपिटल E, जो कि क्या है वैद्युत क्षेत्र है। इसे हम दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर सब जगह या लिख सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दें तो हमारा हो जाएगा J इज इक्वल टू, यानी धारा घनत्व, ये हो जाएगा छोटा सिग्मा E इस तरह से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फार्मूला, यानी धारा घनत्व और विशिष्ट चालकता में ये संबंध है, और यहाँ साथ में क्या रहेगा वैद्युत क्षेत्र रहेगा। अब आप इसे लिख सकते हैं, इसे ओम का नियम भी कहते हैं। यह भी क्या होता है, एक ओम के नियम को प्रदर्शित करता है। इसे ओम का नियम भी कहते हैं, नियम भी कहते हैं। देखिए, हालांकि ओम का नियम तो हमने पढ़ा कि ये है कि यदि हम किसी चालक की यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित होने पर उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, ठीक है, तो सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा धारा के अनुपात को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, यानी नियत रहता है।
तो ये चीज़ हम बात कर चुके हैं। तो इस तरह से इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक इसमें और करेंगे, फिर हम इस लेक्चर को एंड करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया जी, मिटा दिए तो मिटा देते हैं। अब इसके बाद हम एक खूबसूरत सा प्यारा सा टॉपिक करेंगे जिसका नाम है, क्या नाम है, ओमीय और अनओमीय प्रतिरोध। क्या? ओमीय और अनओमीय प्रतिरोध। ओमीय और अनओमीय प्रतिरोध। ठीक है, ओमीय तथा अनओमीय प्रतिरोध। अब ओमीय और अनओमीय क्या होता है इसको समझ लीजिए एकदम इधर से। एक तरफ हम बता दें ओमीय और एक तरफ लिख देते हैं अनओमीय। आप चाहें तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप जानते हैं कि ओम का नियम क्या होता है, यानी ओमीय का मतलब सीधा सा मतलब है वे चालक, यानी वे चालक पदार्थ जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं उसे ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, उसे ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। अब ओमीय प्रतिरोध में क्या होता है कि यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट अगर करेंगे तो विभव बढ़ेगा तो धारा भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, यानी विभव और धारा के बीच में खींचा गया जो ग्राफ होगा एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। यानी विभवांतर बदलने से प्रतिरोध क्या होता है, एक समान रहता है, नियत रहता है। विभव बदलता रहेगा और धारा का मान भी बढ़ता रहेगा उसी के निरपेक्ष में, तो एक सरल रेखा के रूप में मिलेगा। ठीक है, और इस तरह से विभव परिवर्तन होने पर भी ओमीय प्रतिरोध में चालक का प्रतिरोध क्या होता है, नहीं बदलता है। अब इसके एग्जाम्पल्स हमारे पास हो जाएंगे। एग्जाम्पल क्या क्या होगा, तांबे का तार। ठीक है, जैसे तांबे का तार और टंगस्टन का तार, टंगस्टन का तार, और साथ में पारा भी ले लें, इसी प्रकार से इत्यादि लिख सकते हैं। ठीक है, और अनओमीय प्रतिरोध क्या होगा, अनओमीय प्रतिरोध को अगर डिफाइंड करें तो बिल्कुल इसी का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। यानी वे चालक पदार्थ जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। अर्थात यहाँ पर क्या था, विभव बदलने से भी, यानी विभव परिवर्तन होने के बावजूद भी प्रतिरोध क्या था, नियत था। और यहाँ पर क्या होगा, नियत नहीं रहेगा, विभव बदलेगा तो इसमें प्रतिरोध भी क्या होगा, बदल जाएगा। जैसे तो इसके लिए ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी विभव अगर बढ़ रहा है तो धारा का मान क्या होगा, धीरे धीरे भी बढ़ सकता है, फिर एकाएक तेज हो जाएगा। इस तरह से इसका ग्राफ मिलेगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, अनओमीय प्रतिरोध। इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल में लिखेंगे टार्च का बल्ब। जैसे क्या है, टार्च का बल्ब, और क्या हो जाएगा, डायोड, डायोड का बल्ब। अच्छा, ये डायोड का बल्ब क्या है, जो एलईडी घरों में चलाते हैं ना, वही है डायोड का बल्ब। डायोड बल्ब अर्धचालक से बनते हैं, तो अर्धचालक जो पदार्थ होंगे ये भी क्या होंगे, अनओमीय प्रतिरोध कहलाएंगे। यानी अर्धचालकों का भी जो प्रतिरोध होगा वो अनओमीय प्रतिरोध कहलाएगा। ETC इसी तरह से आगे भी। तो इस तरह से हम आज के अपने इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।